नमस्कार। कल के व्याख्यान में हमने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के अर्थ को देखा था और हमने देखा था कि यह परिप्रेक्ष्य इस आधारभूत मान्यता पर आधारित होता है कि समाज या सामाजिक संरचना का प्रत्येक अंग और इकाई संपूर्ण समाज या संरचना को बनाए रखने के लिए निश्चित योगदान प्रदान करती है। और आज अब हम इस परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता को देखेंगे कि यह हमारे समाजशास्त्र में किस तरह से उपयोगी माना गया है, इसमें क्या क्या गुण पाए गए हैं। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्रीय अनुसंधान में आज एक लोकप्रिय परिप्रेक्ष्य माना गया है और इसी के आधार पर इसके कुछ उपयोगिताएं बताई गई हैं जो कि हम निम्न रूप में समझेंगे। हम सबसे पहले उपयोगिता को देखेंगे वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। किंग्सले डेविस ने केवल संरचनात्मक प्रकार्यवाद को ही वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य माना है क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य अन्य परिप्रेक्ष्यों की अपेक्षा सामाजिक घटनाओं के यथार्थ अध्ययन में कई अधिक उपयोगी होता है। हम इसकी दूसरी उपयोगिता देख रहे हैं सामाजिक एकता एवं संतुलन के अध्ययन में सहायक। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक इकाई की अपनी एक विशिष्ट भूमिका या कार्य होता है और सभी इकाइयाँ परस्पर संबंधित हैं तथा समग्र को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। हम जानते हैं कि समाज में विभिन्न इकाइयाँ जो कार्य कर रही हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं और मिलजुल कर ही समाज की संरचना को बनाए रखती हैं। इसलिए ये जो परिप्रेक्ष्य है ये सामाजिक एकता एवं इकाई में पाए जाने वाले संतुलन के अध्ययन में सहायक होता है। तीसरी जो इसकी उपयोगिता है वह यह कि इकाइयों के परस्पर संबंधों के अध्ययन में सहायक। यह परिप्रेक्ष्य केवल सामाजिक इकाइयों के प्रकारों के अध्ययन में ही सहायक नहीं है अपितु इन विभिन्न इकाइयों के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का अध्ययन करने में भी सहायक है, क्योंकि किसी एक इकाई में परिवर्तन अन्य इकाइयों एवं संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है। अतः ये कुछ सीमा तक परिवर्तनों के अध्ययन में सहायक है। हम जानते हैं कि कभी भी इकाइयों में बदलाव दूसरी इकाइयों को भी प्रभावित करता है, तो यह संरचनात्मक प्रकारात्मक इस परिवर्तन के अध्ययन में सहायक होता है और उसे समझने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में क्योंकि काल्पनिक तथ्यों का सहारा न लेकर वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, अतः इस पद्धति ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने में सहायता दी है और इसके द्वारा किए गए अध्ययन ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोणों द्वारा किए गए अध्ययनों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक होते हैं। क्यों वैज्ञानिक होते हैं? क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ कारकों को स्वीकार करके हम सामाजिक विवेचना को अधिक वैज्ञानिक बनाने में सहायता देता है। इस तरह से संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के गुण हमने देखे, उपयोगिताएं हमने देखी कि यह कैसे हमारे अध्ययन में सहायक होता है। लेकिन किसी भी परिप्रेक्ष्य में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ दोष भी होते हैं और उन कमियों और उन दोषों को हम देखेंगे या हम ये कहेंगे कि ये अध्ययन यह परिप्रेक्ष्य हमें कहाँ बांध रहा है, आगे अध्ययन नहीं करने दे रहा है, तो वह सीमाएं व दोष हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे।
तो जहाँ हम इसके दोष की बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला है एक पक्षीय अध्ययन। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाज के केवल एक पहलू अर्थात हम कह रहे थे विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले संतुलन एकता के अध्ययन पर बल देने के कारण ये कहला रहा है एक पक्षीय। ये सिद्धांत सामाजिक संघर्ष के महत्व को कम करता है। ये एकता पर बल दे रहा है, संघर्ष की बात नहीं करता कि संघर्ष पाया जा रहा हो। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययनों में अनुपयोगी। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक नहीं है, क्योंकि इससे हम सामाजिक इकाई के परस्पर अंगों एवं उनके कार्यों का ही अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्येक सामाजिक इकाई अन्य इकाइयों से विशिष्ट रूप से जुड़ी होती है, जिसका पता हमें प्रकार्यवाद से नहीं चलता। ये क्या कह रहे हैं कि जब एक ही इकाई में पाए जाने वाले कार्य को हम देख रहे हैं, हम दूसरे के साथ जुड़े हुए प्रकार्यात्मक स्वरूप को देखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जबकि समाज में अनिवार्य रूप से हम देखते हैं कि सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़कर अपने प्रकार्यात्मक कार्य को करती है, लेकिन वह उनकी बात यह नहीं करता है। और इसीलिए तुलनात्मक प्रकार्यवाद अभी तक भी वाद विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट इसकी सीमा है उपयोगितावादी व्याख्या। विभिन्न विद्वान जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वह यह कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य वास्तविक अर्थ में एक पद्धति न होकर केवल मात्र उपयोगितावादी व्याख्या ही है, जो कि समाज में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु एवं घटना को उपयोगी बताकर प्रस्तुत करती है। वह क्या मतलब हुआ कि केवल उपयोगिताओं को बताती है, उसकी कमियों को बताने का प्रयास नहीं किया जाता, जबकि हम जानते हैं कि सभी चीज़ में उपयोगिता होती है तो उसकी कमियां भी होती हैं। नेक्स्ट है उपकल्पनाओं का परीक्षण कठिन। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य उपकल्पनाओं के परीक्षण में अधिक सहायक नहीं है, अतः इसकी सामाजिक अनुसंधान में उपयोगिता अत्यंत सीमित है। कोई भी अनुसंधान जब किया जाता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले उपकल्पना का निर्माण किया जाता है और हम उस अध्ययन के पश्चात उस उपकल्पना का परीक्षण करते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई उपकल्पना सत्य थी या असत्य थी। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा हम उपकल्पना को जांच नहीं सकते हैं, तो वह अनुसंधान के लिए हमारा यह परिप्रेक्ष्य उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट है परिवर्तन के अध्ययन में अनुपयुक्त। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में अधिक सहायक नहीं है, क्योंकि इसमें संतुलन को सामान्य घटना तथा परिवर्तन को असामान्य घटना माना जाता है। और कुछ आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है कि परिवर्तन का अध्ययन प्रकार्यवाद के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। नेक्स्ट है रूढ़िवादी विचारधारा। इसे विभिन्न विद्वानों ने रूढ़िवादी माना है, क्योंकि इसमें प्रत्येक अंग को समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकार्यात्मक एवं अपरिहार्य माना जाता है। प्रत्येक अंग एवं इकाई को प्रकार्यात्मक एवं अनिवार्य मानना उचित नहीं है। यह थी इसकी सीमा। अब कुछ भी हो, प्रकार्यवाद आज भी समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य माना जाता रहा है। और टीबी बॉटोमर का कहना है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरल विचार को अत्यधिक महत्वपूर्ण और स्पष्ट कर दिया गया है कि हर विशिष्ट समाज में विभिन्न सामाजिक क्रियाएं परस्पर संबंधित हैं, परंतु अभी भी ये खोज का विषय है कि प्रत्येक समाज की कौन सी क्रियाएं संबंधित है और कैसे संबंधित है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग दुर्खिम, मर्टन तथा पार्सन इत्यादि विद्वानों ने किया है। और दुर्खिम ने अपने श्रम विभाजन थर के अपने अध्ययनों में प्रकार्यात्मक पद्धति का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया है। धर के अध्ययन में भी आपने इस पद्धति को प्रयोग किया है। भारत
गांवों का देश है, अतः संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास रखने वाले समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि गांवों की संरचना एवं इसके बदलते हुए स्वरूप को समझे बिना भारतीय समाज को हम नहीं समझ सकते हैं, और यदि भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण करना है तो गांवों में जाकर भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना होगा। इसी मान्यता को स्वीकार करते हुए अनेक भारतीय एवं विदेशी समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण सामाजिक संरचना का अध्ययन किया और उसके आधारभूत तत्वों को ढूंढ निकाला है। इसमें एम.एन. श्रीनिवास द्वारा मैसूर राज्य के रामपुरा गांव का अध्ययन, कैथलीन गाफ द्वारा दिया गया तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले के कुंभोपाटई गांव का अध्ययन, एस.सी. दुबे द्वारा सामिरपेट गांव का अध्ययन आदि विभिन्न विद्वानों के द्वारा किए गए अध्ययन हैं। इन अध्ययनों के आधार पर भारतीय ग्रामीण संरचना को हम दो दृष्टियों से देख सकते हैं। पहला, इस संरचना को एक इकाई मानकर इसके आंतरिक घटकों के पारस्परिक संबंध के रूप में, और दूसरा, एक गांव की सामाजिक संरचना को बाह्य अन्य संरचनात्मक इकाइयों यथा अन्य गांवों, जिला, राज्य या राष्ट्र के साथ संबंध के रूप में। ये दूसरी दृष्टि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपयुक्त अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय गांव कभी भी पृथक या तटस्थ आत्मनिर्भर इकाई नहीं रहे हैं, बल्कि बाह्य जगत से इनका संबंध रहा है, और इन दोनों ही दृष्टियों से ग्रामीण संरचना बहुत महत्वपूर्ण रूप में देखी जाती है। इस तरह से हमने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के गुणों और सीमाओं को देखा। हमने आगे जो एम.एन. श्रीनिवास और सामिरपेट का हमने उनका जो अध्ययन था वह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।